अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 14 यानी कि लास्ट चैप्टर का जिक्र करने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के हवाले से बात करें तो लिखा हुआ है कि इसके अंदर रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम को जिक्र किया जाएगा। उसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और उसके अलावा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यानी जो सांस लेने से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनको पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन यानी कि रेस्पिरेशन को पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है और किससे कहा जाता है। तो लिखा हुआ है रेस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन विच द सेल और सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बाय ऑक्सीडाइजिंग फूड मॉलिक्यूल्स। आमतौर पर हम जब रेस्पिरेशन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो रेस्पिरेशन से मुराद हम सांस लेना समझते हैं। रेस्पिरेशन दरअसल सांस लेने के बाद का प्रोसेस है जिसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कह रहे हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन से मुराद क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सेल जो है वो मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके एनर्जी को हासिल करता है, ऑक्सीडाइज करके यानी कि ऑक्सीजन के मौजूदगी में मॉलिक्यूल को तोड़ करके, फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके एनर्जी यानी कि एटीपी हासिल कर रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज टूटता है और ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और साथ में हमारे पास बनेगी एनर्जी। तो बेसिकली गेन ऑफ एनर्जी का प्रोसेस है रेस्पिरेशन, यानी एनर्जी को हासिल करने का प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलवाता है। आगे इसके बारे में मजीद बात करें तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इन आवर सेल्स ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन द एनर्जी इज रिलीज अलॉन्ग विद द बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही बात हो रही है कि ग्लूकोज हमारे सेल्स में टूटेगा, ऑक्सीजन जो है जब आएगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा बाई प्रोडक्ट के तौर पर। अब जहन में ये रखिएगा यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। जिस रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन शामिल होती है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। और जब फूड बगैर ऑक्सीजन के टूटे उसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे होते हैं। तो आगे लिखा हुआ है देयर फॉर द मेनी सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म बॉडी रिक्वायर अबंडेंट अमाउंट एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू परफॉर्म द बॉडीली फंक्शंस। हमारी बॉडी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्स पर कंसिस्ट करती है इसीलिए हमको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो क्योंकि हमारे अंदर सेल्स ज़्यादा है, हमारे अंदर ज़्यादा जो है वो फूड मौजूद होगा, ज़्यादा फूड टूटेगा, एनर्जी ज़्यादा आनी चाहिए। तो ज़्यादा एनर्जी को हासिल करने के लिए हमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए ताकि हमारे काम जो है उस एनर्जी के बाद हो सके। अगर एनर्जी हमें नहीं मिलेगी काम भी नहीं होगा। और एनर्जी का आना ग्लूकोज के टूटने के साथ है और ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीजन के साथ में है। तो आगे लिखा हुआ वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स। हम ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते अगर ऑक्सीजन बिल्कुल ही ना हो। अब कुछ टर्म्स हैं जैसे कि है वेंटिलेशन और गैस एक्सचेंज। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है एज यू ऑलरेडी लर्न दैट वी प्रोवाइड ग्लूकोज टू आवर सेल थ्रू न्यूट्रिशन प्रोसेस। होलोजिक न्यूट्रिशन के अंदर ये था कि हमारी बॉडी के अंदर फूड आ रहा था, फूड के अंदर ग्लूकोज भी शामिल था और ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में जा रहा था। हाउएवर इन ऑर्डर टू सप्लाई ऑक्सीजन टू आवर सेल्स वी हैव टू ब्रिंग एयर इन टू आवर लंग्स थ्रू द एयर पैसेजवेज। और अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी। और ऑक्सीजन कैसे लेंगे? सांस का हमारे पास एक रास्ता बना हुआ है पूरा जो नेजल कैविटी यानी कि नोज से शुरू होता है, लंग्स पर ख़त्म होता है। इसे हम एयर पैसेज वे कह रहे हैं। तो इस एयर पैसेज वे के ज़रिए से हमें ऑक्सीजन चाहिए। दस द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स एंड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द वेंटिलेशन। अब हवा का आना लंग्स में और हवा का जाना लंग्स में से। हवा लंग्स में कहाँ से आएगी? एटमॉस्फेयर से। और लंग्स से हवा कहाँ जाएगी? वापस एटमॉस्फेयर में। हवा का आना, हवा का जाना, ये वेंटिलेशन कहलवाएगा। हम लोग घरों में भी जो है रोशनदान लगाते हैं, हम कहते हैं वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि रोशनदान से भी हवा आ रही, हवा जा रही। इसी तरह से लंग्स से भी हवा आ रही है और हवा जा रही, तो ये वेंटिलेशन का काम हो रहा है। और जो चीज़ वेंटिलेशन कराती है, हवा को आने जाने का काम कराती है, उसे हम वेंटिलेटर कहते हैं। हमारे लंग्स हमारे नेचुरल वेंटिलेटर से, और अगर लंग्स काम नहीं करे ठीक से तो हमें आर्टिफिशियल वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो आगे लिखा हुआ इफ़ द वेंटिलेशन क्वालिटी इज़ गुड देन गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म इफिशिएंटली। अगर जो वेंटिलेशन है वो ठीक से काम करे तो गैसेस एक्सचेंज जो है वो भी अच्छे से होगा। आगे लिखा हुआ है द मेन फंक्शंस ऑफ लंग्स इन ह्यूमन बीइंग इज टू मैनेज द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी इंटरनल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो लंग्स का जो हमारे अंदर मेन काम है वो ये है कि गैसेस की अदला बदली हो बॉडी के अंदर और बॉडी से बाहर। आगे लिखा हुआ लंग्स आर कंसिस्ट ऑफ ब्रांचिंग एयरवेज दैट एंड इनटू माइक्रोस्कोपिक सेक लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सीडेटेड एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। तो लंग्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस वाले जो हैं रास्ते आते हैं और फिर वो ख़त्म होते हैं ऐसे माइक्रोस्कोपिक रास्ते के अंदर जो बहुत ही सिंगल लेयर के बने हुए हैं सेल्स की,
और बहुत ही थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको एल्यूविलाई कहा जाता है। ये एल्यूविलाई ज़्यादा को कहा जाता है, वैसे भी लाखों की तादाद में एल्यूविलाई होते हैं हर लंग के अंदर, और ये माइक्रोस्कोपिक हैं। इनके सिंगुलर को एल्यूविलस कहा जाता है। अंगूर के गुच्छे की तरह नज़र आते हैं ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स। आगे लिखा हुआ है द रेस्पिरेटरी रिलेटेड एरिया ऑफ लंग्स कंसिस्ट ऑन रेस्पिरेटरी ब्रांक्योल्स, एल्यूविलर डक्ट, एल्यूविलर सैक्स एंड अ थिन मेम्ब्रेन एल्यूविलाई। अब ये जो लंग्स के अंदर रास्ता है उसके अंदर ब्रांक्योल्स आ जाते हैं। ब्रांक्योल्स के बाद में एल्यूविलर डक्ट आते हैं, एल्यूविलाई की ट्यूब्स, फिर एल्यूविलाई के सेक आते हैं, और फिर जो है एल्यूविलाई की मेम्ब्रेन होती है जहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ये चली जाएगी ब्लड के अंदर। तो एल्यूविलाई के अंदर आ गई, ये काफ़ी नहीं है हवा का आना। हवा का एल्यूविलाई के अंदर आकर एल्यूविलाई की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में जाना ये ज़रूरी होता है। Alveoli are lined with a thin film of moisture which separate adjacent alveoli. ये जो एल्वेलाई होते हैं इनके ऊपर जो होता है मॉइस्चर, यानी कि एक पर एक फ्लूइड मौजूद होता है जो कि इन्हें गीला रखने का मदद करता है। और हम लोग ये जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सरफेस की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो गीला होता है। और उसके अलावा जो है ये एल्वेलाई एक दूसरे से जुदा होते हैं। हमें नज़र तो ऐसे आता है कि वो साथ में एक ही हिस्से के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग। एक एल्वेलाई दूसरे एल्वेलाई से अलग होता है। आगे लिखा हुआ है ब्रोंक्यूल्स ऑफ बोथ साइड्स एंड लार्ज एयरवेज ट्रांसफर्स गैस एयर टू द साइड ऑफ गैस एक्सचेंज इन द एल्वेलाई। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स मौजूद हैं और ये दोनों लंग्स में मौजूद हैं, ये जो हैं हमारी बॉडी के अंदर एल्वेलाई तक जो है रसाई करते हैं गैसेस की। ब्रोंक्यूल्स जो है एक ट्यूब से बनते हैं जिसको ब्रोंकाई कहा जाता है, और उससे पहले एक ट्यूब आती है जिसे ट्रेकिया कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है द इंटरचेंज ऑफ गैसेस in between alveoli air and the blood of the capillaries which attach with the alveoli occur in the lungs। तो गैसेस की अदला बदली ब्लड कैपिलरीज में से एल्वेलाई के अंदर ये जो है लंग्स के अंदर हो रही है। द एल्वेलाई मस्ट बी वेंटिलेटेड एंड ब्लड फ्लो इन द एल्वेलाई कैपिलरीज फॉर एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज। तो एल्वेलाई के अंदर हवा लाजमी आनी चाहिए और एल्वेलाई से हवा जानी भी चाहिए। और उसके अलावा जो कैपिलरीज हैं जो एल्वेलाई के साथ में जुड़ी हुई हैं उनमें भी जो है ब्लड का आना ज़रूरी है। तो अगर एल्वेलर कैपिलरीज में कैपिलरीज जो एल्वेलाई की गिर्द मौजूद है उनके अंदर ब्लड आता रहेगा, और उसके अलावा जो एल्वेलाई है उनके अंदर हवा आती रहेगी, हवा में ऑक्सीजन होगी, तो फिर गैस सेक्शन जो है वो बेस्ट तरीके से होगा। अब इस तस्वीर के अंदर आप नोज़ को देख रहे हैं, फिर उसके बाद ट्रेकिया का रास्ता, फिर उसके बाद ब्रोंकस, और ये जो है ब्रोंकस लंग्स के अंदर जा रही हैं दो ट्यूब्स। इनमें से छोटी सी ट्यूब निकली जिनको ब्रोंक्यूल्स कहा जा रहा है। अब जैसे आप ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल देख रहे हैं, इसमें से आपको कई सारे अंगूर के गुच्छे के जैसे स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, और उनके ऊपर ग्रीन सी कोई चीज़ जो है यहाँ पर इन्होंने कलर की हुई है। अब ये जो अंगूर के जैसे गुच्छे आपको नज़र आ रहे हैं ये एल्वेलाई होते हैं, और इनके अंदर जो हिस्सा है वो एल्वेलर सेक कहा जाता है। अब इसी यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं कि जो लंग्स हैं उनके अंदर आपको आर्टरीज और वेन नज़र आ रही हैं जो कि छोटी सी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम लोग कैपिलरीज कह रहे हैं, जो कि आपको रेड और ब्लू कलर से नज़र आ रही है। और उसके अलावा एक ब्रोंक्यूल आती हुई देख रहे हैं। उसके बाद जो है ये कई सारे गुच्छे के जैसे अंगूर के गुच्छे के जैसे स्ट्रक्चर जिनको एल्वेलाई कह रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप इनको देख रहे हैं। और उसके अलावा लंग्स को भी आप देख सकते हैं, जिसमें से ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, और फिर उसमें से कई सारे ब्रोंक्यूल्स हैं। अब हम एक चीज़ का जिक्र करें जो कि है रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस उस जगह को कहा जाता है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है। तो लिखा हुआ है द सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस विद इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सरफेस। ईच ऑर्गेनिज्म मस्ट नीड अ रेस्पिरेटरी सरफेस टू परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज विद इट्स एनवायरनमेंट। तो हर जानदार के अंदर कोई ना कोई जगह ज़रूर होगी जहाँ से गैसेस की अदला बदली होगी। हमारे अंदर एल्वेलाई होता है, और इस एल्वेलाई में क्या होता है कि यहाँ से एल्वेलाई से ऐसी हवा हमारे कैपिलरीज में जाती है, ब्लड में जाती है, जिसमें ऑक्सीजन होती है, और एल्वेलाई से ऐसी हवा बाहर जाती है जो इन्वायरमेंट में जाएगी। ऐसी हवा एल्वेलाई से बाहर निकलती है ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए से, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो गैसेस एक्सचेंज एल्वेलाई के अंदर हो रही, तो वो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है। आगे लिखा हुआ है तो मुख्तलिफ जानदार उनके अंदर अलग अलग जो है रेस्पिरेटरी सरफेस होगा। अब कुछ मिसालें जिसे लिखी हुई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर उसकी स्किन होती है जहाँ से गैसेस की अदला बदली हो रही होती है। उसके अलावा कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनकी सेल मेम्ब्रेन होती है। और हमारे हवाले से लिखा हुआ है आवर रेस्पिरेटरी सरफेस इज एल्वेलाई। हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस हमारा एल्वेलाई होता है। द रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी मॉइस्ट, थिन, परमेबल एंड लार्ज इन रिलेशन विद द बॉडी वॉल्यूम। इस रेस्पिरेटरी सरफेस की कुछ खुसूसियात हैं, जैसे उसका मॉइस्ट होना, थिन होना, परमेबल होना,
और बॉडी के वॉल्यूम के हिसाब से ज़्यादा होना। तो इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बन चुकी है, लेकिन जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बयान किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।